नमस्कार दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग की आज 5वें नंबर की सीरीज है। चलो डिस्कशन करते हैं। पहले 121 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऊपरी गंगा के मैदान में कितने उप एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र हैं। एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र में जो उसमें कितने पार्ट पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला दिया है 3 और बी वाला दिया है 2 और सी वाला दिया है 4 और लास्ट ऑप्शन दिया है डी वाला 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला 4 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 122 नंबर पूछ रहा है कृषि आधारित जलवायु प्रभाव का मूल विचार विकसित किया गया था। एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो उसका मूल कंसेप्ट कहाँ से विकसित किया गया था। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है विश्व बैंक ने, बी वाला दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इसके बाद सी वाला दिया है खाद्य एवं कृषि संगठन ने, इसके बाद डी वाला दिया है भारत सरकार ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला FAO इसका करेक्ट आंसर होगा 1983 में। क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो इसी को फॉलो करती है, मूल विचार यहीं से आया था इसका। प्लानिंग कमीशन के अनुसार एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 15 हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है 123 नंबर का। कृषि जलवायु परिस्थितियों यानी कि एग्रो इकोलॉजिकली के आधार पर कानपुर जनपद पूछ रहा है किस एग्रो इकोलॉजिकल जोन में आता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहले दिया है मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर मैदानी प्रदेश मैदानी के क्षेत्र में, और सी वाला दिया है दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैदानी के क्षेत्र में, और डी वाला दिया है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका पहला वाला इस ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट है। क्योंकि पूर्वी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्वी में वो सब आ जाते हैं, बलिया इधर ये सब। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी भी तो नहीं होगा, एकदम उस साइड आ जाता है। उसके बाद सी वाला दिया है डी वाला बुंदेलखंड तो आएगा नहीं, यही वाला है मध्य में ही आता है कानपुर देहात, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 124 नंबर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के सही समय पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल जोन को बताए जिसमें जनसंख्या का अधिकतम घनत्व हो। एक बार और बता चुके हैं, दोबारा आए तो एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं, याद हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र। उसके बाद बी वाला है मध्य मैदानी क्षेत्र, मैदान का क्षेत्र पूछ रहा है। उसके बाद सी वाला पहाड़ी क्षेत्र, और डी वाला है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला मैदानी क्षेत्र। जहाँ भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा ही रहती है, मैदानी क्षेत्र। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखोगे वैसे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ऐसे भी मध्य मैदानी वाले क्षेत्र में, जैसे क्या नाम प्रयागराज ये सब आ गए, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 125वें नंबर क्वेश्चन पे। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो उसका किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है जनसंख्या से, उसके बाद बी वाला दिया है औद्योगिकीकरण से, उसके बाद सी वाला दिया भूमि तथा जलवायु से, लास्ट ऑप्शन दिया है कृषि संस्थानों से। इसमें क्या होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। किसमें, सॉयल एंड क्लाइमेट, सॉयल क्लाइमेट। और इसमें देखो ये तो ऑप्शन दिया टोपोग्राफी भी होता है, क्रॉपिंग पैटर्न हो गए, ये सब किसके बेसिस पे, इसी के आधार पर एग्रो क्लाइमेटिक का क्लासिफिकेशन किया गया। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये NBRI यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड पूछ रहा है, कहाँ पर है। पहला ऑप्शन दिया है लखनऊ, बी वाला ऑप्शन दिया है न्यू दिल्ली, उसके बाद सी वाला दिया है कोलकाता,
और लास्ट ऑप्शन दिया है डी बंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NBRI कहाँ पर है? लखनऊ में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? 127 नंबर, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ हेडक्वार्टर पूछ रहा है, लोकेटेड पूछ रहा है कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है? स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद बी वाला है ऑस्ट्रिया, सी वाला ऑप्शन दिया है रोम, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला। यूपोग क्या करता है? नेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। जितनी भी वैरायटी, जैसे किसी देश का कोई भी देश जो वैरायटी निकालता है तो उसका पेटेंट होता है, उसके बाद वो अगर अलाउ करेगा दूसरा कंट्री भी ग्रो करेगा, यही होता है, ये करता है। क्या नाम है? यूपोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला करेक्ट आंसर इसका होगा। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये भी टेस्ट से पूछा है क्वेश्चन। क्या है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? मैटुपिट्टी। उसके बाद बी वाला दिया है करनाल। उसके बाद सी वाला दिया है पूसा, और लास्ट ऑप्शन दिया है डी वाला बंगलौर में। तो NDRI कहाँ पर है? बी वाला करनाल हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइस का इंस्टीट्यूट पूछा है। क्या कह रहा है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI इसका शॉर्ट फॉर्म में होगा। कहाँ पर है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? ए फ्रांस में। उसके बाद बी वाला दिया है मैक्सिको। उसके बाद सी वाला दिया है अर्जेंटीना, और लास्ट ऑप्शन दिया है डी वाला फिलीपींस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला फिलीपींस सही है। उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछे, नहीं सेंट्रल नहीं, हाँ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अगर पूछे कहाँ पर था? ये कटक उड़ीसा में है। अगर डायरेक्टोरेट राइस पूछे तो कहाँ पर हो? हैदराबाद में है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम जोन को ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया है? इकोटोन। उसके बाद बी वाला दिया है बायोम। उसके बाद सी वाला दिया है नीचे। उसके बाद डी वाला दिया है फोटिक जोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला इकोटोन इसका करेक्ट होगा। ये क्या होता है? टू इकोसिस्टम, जैसे एक हो गया ग्रास लैंड हो गया, और एक हो गया फॉरेस्ट। ये दोनों को ओवरलैपिंग को ही क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। यही है इसका एग्जांपल अगर जानना चाहो तो ग्रास लैंड और फॉरेस्ट का दो, जैसे और किसी का हो गया ग्रास लैंड के साथ या फॉरेस्ट के साथ ओवरलैपिंग जो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? इकोटोन। और बायोम क्या होता है? एक लार्ज एरिया में हो जाए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते प्लांट एनिमल, उसी क्या कहते हैं? बायोम। और डी वाला जो फोटिक जोन दिया है, जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट करता है, जहाँ तक लाइट पहुँचता है उसे क्या कहते हैं? फोटिक जोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला इकोटोन सही होगा। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। स्थापना मतलब सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन दिया है 1946 में, बी वाला दिया 1947 में, और सी वाला ऑप्शन दिया 1948 में, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया 1959 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला 1948 में सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 132 नंबर का। अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड
लैंड यूज प्लानिंग इंडिया है डिवाइडेड इनटू एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन किसके अनुसार पूछ रहा है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो नागपुर महाराष्ट्र में, इसके अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ रहा है, ना कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन दे के 15 लगा देंगे। इसमें क्या होगा? 21 नंबर, 21 सही होगा। अगर 21 ना दिया है, 20 अगर दिया है, उसमें से ऑप्शन नहीं है अगर 21, तो 20 भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन ना दिया, अगर ऑप्शन दिया 21 तो 21 लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 होगा। अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछे प्लानिंग कमीशन के अनुसार तो कितना होगा? 15 होगा। अगर एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछे ICAR के अनुसार तो कितना होगा? 8 होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 133 नंबर पे। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। कब सब हुए थे, लॉन्च हुआ था, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन की क्या दिया है? 2001 सभी का दिया है। पहले दिया है सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, दूसरा दिया है ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है, उसके बाद तीसरा नेपाल, उसके बाद दिया है कौन सा? जापान, उसके बाद लास्ट वाला दिया है जापान एंड इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका सिर्फ एक ही होगा, ए वाला जो ऑप्शन होगा ये। 2001 सपोर्ट यूनाइटेड नेशन ही करता सिर्फ, और कोई नहीं, यही सिर्फ मिलेनियम वाला होगा, ए वाला ऑप्शन। तो हम लोग चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा, अभी बता ही दिए फिर बता देते हैं, उसी में बताए थे, दोबारा देखो क्वेश्चन भी आ गया इसमें। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन आर देयर इन इंडियन अकॉर्डिंग टू ICAR। ICAR के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ रहा है। एग्रो इकोलॉजिकल, एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ रहा है। तो इसके अनुसार कितना होगा? पहला ऑप्शन दिया 8, बी वाला दिया है 15, और सी वाला दिया है 20, उसके वाला लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है 36। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला 8 करेक्ट आंसर हो गया। अगर एग्रो इकोलॉजिकल जोन उसके अनुसार पूछे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार, तो 21 होगा। तो हम लोग चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन पे। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ द वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ICAR इज लोकेटेड। मतलब वाटर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट पूछ रहा है जो ICAR के द्वारा स्थापना हुई है। ICAR का ही इंस्टीट्यूट है ये। पहला ऑप्शन क्या दिया है? भुवनेश्वर, बी वाला ऑप्शन दिया भोपाल, और सी वाला दिया है जम्मू, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है कोयम्बटूर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर है। वाटर मैनेजमेंट का कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा में है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो लंबा क्वेश्चन है, पूरा नहीं आ रहा है, छोटा करके देखते हैं। पूछ रहा है हॉपकिंस बायोक्लाइमेटिक लॉ इज करेक्टली स्टेट वाज। ये पूछा है, उसमें पूछा था, क्या नाम है, GRF 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटी स्पेसिफिक एंड मार्फोलॉजिकल। इसमें कितना डिग्री डिले द 4 दिन का पूछ रहा है। कितने लैटिट्यूड पे? 1 डिग्री, और 5 लैटिट्यूड पे पूछ रहा है। कितना? 122 मीटर। इसके बाद बी वाला क्या दिया है? कितने दिन डिले हो रहा है? 6 दिन डिले हो रहा है, 1 लैटिट्यूड पर और 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। मतलब अक्षांश और देशांतर का पूछ रहा है, कितना जो है 122 मीटर पर। उसके बाद सी वाला दिया है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक मार्फोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिले 4 दिन डिले होता है। अगर क्या करेंगे हम, 4 दिन डिले हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, 1 लैटिट्यूड और उसके बाद 5 लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर 122 मीटर ऑफ अल्टीट्यूड अपवर्ड की तरफ। तो क्या होगा? 4 दिन डिले हो जाएगा। तो इसका हॉपकिंस बायोक्लाइमेटिक लॉ यही कहता है, 4 दिन डिले हो जाएगा अगर अल्टीट्यूड 1 डिग्री और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड
122 मीटर जो होता है, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद हम लोग चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट लोकेटेड। जो एग्रीकल्चर को फंड करता है उसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लोकेशन पूछ रहा है उसका। पहला ऑप्शन क्या दिया है, वीना ऑस्ट्रिया। उसके बाद बी वाला दिया है रोम इटली। उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क USA। और लास्ट ऑप्शन दिया डी वाला बर्लिन जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोम इटली। रोम इटली में आप लोग कमेंट करके बताइए, एक इंस्टीट्यूट और है, देखिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं रोम इटली में और एक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कौन कौन ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और बी वाला दिया है मेथेन, और सी वाला दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी वाला दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन से, पहला क्या है, इसमें तो ये पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है मेथेन, क्योंकि CO2 नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्शन के भी लिए होता है। ये मीथेन तो होता ही है इसमें ग्रीन हाउस में, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कितना CO2 55% होता है, ये लगभग 25% होता है, इतने परसेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर ग्रीन हाउस में कौन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा इसका। तो हम लोग चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन पे। ग्लोबल वार्मिंग पूछ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स है, यानी कि पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है, क्या क्या इफेक्ट क्या करेगा उसका। पहला ऑप्शन दिया है क्लाइमेटिक चेंज, और बी वाला दिया है इकोलॉजिकल चेंज। उसके बाद सी वाला दिया एटमॉस्फेरिक चेंज। उसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, क्लाइमेट तो ही चेंज होगा। देखो अभी तो क्लाइमेट चेंज हो गया ना, शिफ्ट हो गया है। तो पहला ऑप्शन इसका क्लाइमेट चेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लाइमेट देखो चेंज हो गया, पहले जून जुलाई में बारिश होती थी बहुत, लेकिन अब तो उसके बाद ही मंथ में जाके बारिश होती है। तो ये क्लाइमेट ही चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है इसमें। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 140 नंबर पे। किसका पूछ रहा है, सेंटर, वेयर द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। पहला ऑप्शन दिया है नैनीताल, और बी दिया है कटक, और सी वाला दिया है शिमला, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है कानपुर। तो इसका CPRI कहाँ पर है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। अगर इंटरनेशनल वाला पूछे तो वो कहाँ पर है, लेमा पेरू, लेमा पेरू। अगर इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो कहाँ पर, लेमा पेरू में। अगर यहाँ पर अपने इंडिया में पूछे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टा पूछ रहा है, ये देखो सी साइंस से पूछ रहा है क्वेश्चन। हम इसको सी साइंस में बता भी चुके स्टा के बारे में, अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए। इसी में सी साइंस स्टा के बारे में हम बता चुके हैं, सर्टिफिकेशन देता है जो, उसके बारे में बता दिए। इंटरनेशनल सी, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है स्टा का। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। उसके बाद बी वाला दिया इंटरनेशनल सॉइल टेस्टिंग एसोसिएशन। इसके बाद सी वाला दिया है इंटरनेशनल सुक्रोज टेस्टिंग एसोसिएशन, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया डी वाला नॉन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करता है, जो हमारा आयात और निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फूड ग्रेन का, जो जैसे हमारे देश से किसी और देश में जा रहा है, या हमारे देश में किसी अमेरिका से आ रहा है फूड ग्रेन का, उसका टेस्टिंग करता है कि उसमें तो इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज तो नहीं है, नहीं तो उसके साथ आ जाएगा ना, हमारे देश में भी ग्रो होने लगेगा, बीड हो गया या इंसेक्ट पेस्ट जो नहीं है हमारे देश में वो भी आ जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन हो गया। और कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड पे है। इसका कहाँ पर है लोकेशन, स्विट्ज़रलैंड में, और स्थापना 1924 में हुई थी। और इसको इस्टा के बारे में और डिटेल जाना हमारी क्लास में जाके देख लीजिए, हम इसी पर इसको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये हाँ, इसमें ये दो क्वेश्चन है इससे। इंटरनेशनल 142वां नंबर क्या है क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इज लोकेटेड है। एक और होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर, जब पूछे ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, वहाँ सेंटर लग गया है बस, उसमें दोनों मिलते जुलते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इज लोकेटेड, पहला ऑप्शन क्या दिया है मैक्सिको, और बी वाला दिया है नाइजीरिया, और सी वाला दिया सीरिया, और डी वाला दिया कोलंबिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला नाइजीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट लगा है, अगर सेंटर लगा हो तो उसमें क्या होगा, कोलंबिया होगा, कोलंबिया लगाना। लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट वाला नाइजीरिया लगाना। दो इंस्टीट्यूट है, कन्फ्यूजन होते हैं, पूछा भी जाता है, इसको दोनों को याद रखना है। इंस्टीट्यूट जब लगे तो नाइजीरिया, जब सेंटर लगे तो कोलंबिया लगाना। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 143 नंबर क्या कह रहा है, लोकेशन किसका पूछ रहा है, सीमिट का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट का इम्प्रूवमेंट सिचुएटेड एट। ऐसे भी पूछ सकता है, सीमिट का शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है, उसके बाद पूछ ले किस क्रॉप का सीमिट जो है रिसर्च करता है, ऐसे भी पूछ सकता है। अगर आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे। इसमें दे भी दिया, इसमें फुल फॉर्म दे दिया, मेज एंड व्हीट का करता है सीमिट। इसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पर है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, कनाडा, उसके बाद बी वाला दिया है ब्राज़ील, और सी वाला दिया है मैक्सिको, इसके बाद डी वाला दिया है लास्ट ऑप्शन जो है रसिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्सिको होगा, मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर होगा सीमिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। ये तो हम बता चुके हैं, फिर आया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन क्या है, लंदन, उसके बाद बी वाला है रोम, उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया है डी मॉस्को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोम इटली। रोम इटली कितना, 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब स्थापना हुई थी इसका कनाडा में हुई थी, क्वेबेक कनाडा में, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, रोम इटली में इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में देखिए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, आप लोग याद रहेगा तभी कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन अंडर NRP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये भी बता चुके हैं। देखो फिर आया है क्वेश्चन, ये किस में पूछा है, उत्तराखंड PCS लेक्चरर में, मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 127, और बी वाला 146, और सी वाला 152, और डी वाला लास्ट दिया 164। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला 127 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बता चुके हैं। ये 2-3 बार क्वेश्चन जो आ रहा है आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि बार बार रिपीट होगा, आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद देखो एक और पूछ रहा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके अनुसार पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन बोर्ड एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया डिवाइडेड कितने किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 15, और बी वाला 35, सी वाला ऑप्शन दिया है 120, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला 15 सही होगा। प्लानिंग कमीशन 1989 में जो आया था, किसको फॉलो करता है, FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 वाला सही होगा। चलते हैं हम लोग 147 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ये भी बता चुके हैं हम क्वेश्चन। द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किसका पूछा, क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर लोकेटेड पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया लखनऊ, और बी वाला दिया है नागपुर, और सी वाला ऑप्शन दिया न्यू दिल्ली, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैदराबाद होगा। क्रीडा बता चुके हैं, ये 2 रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद ये पूछ रहा है नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस सेंटर सिचुएटेड एट, किसका नेशनल एग्रोमेट
एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है इसका, न्यू दिल्ली, उसके बाद बी वाला दिया पुणे, और सी वाला दिया कोयम्बटूर, और डी वाला ऑप्शन दिया है जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली इसका सही होगा। एग्रोमेट एडवाइजरी कहाँ से होता है, न्यू दिल्ली से। अगर IMD पूछे तब भी यहीं पर न्यू दिल्ली में। पहले कहाँ पर था, कोलकाता में था, उसके बाद कहाँ पर शिफ्ट हुआ, उसके बाद शिमला में शिफ्ट हुआ। पहले कोलकाता में था, उसके बाद शिमला में शिफ्ट हुआ, उसके बाद पुणे में, महाराष्ट्र में, उसके बाद अब न्यू दिल्ली में यहीं पर है। अगर IMD पूछे तब भी यहीं पर है, उसके बाद अगर एग्रोमेट एडवाइजरी भी कर रहा है तब भी यहीं पर न्यू दिल्ली में ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। पूछ रहा है एस्टेब्लिश स्थापना कब हुई थी। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है इसका, अंबिका नगर राजस्थान में है, अंबिका नगर राजस्थान में। तो इसका स्थापना पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, 1960 में, बी वाला 1962 में, और सी वाला ऑप्शन दिया 1958 में, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया 1975 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1962 में। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंबिका नगर राजस्थान। फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर फॉल इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ज़िला कौन सा है जो बीकानेर जो ज़िला है राजस्थान के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। ये तो राजस्थान का क्वेश्चन है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, वो ड्राई लैंड एरिया होगा, उसी में आता है ये बीकानेर। आप लोग कमेंट करके बताइए, एक हार्टिकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर में, उसका नाम क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो आज यही 150 नंबर क्वेश्चन लास्ट था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली सीरीज में।